ठीक है। जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत प्रदूषण चैप्टर को देखने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझाया था कि मानव निर्मित पर्यावरण को सजाने के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। तो इस चक्कर में बहुतों समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कौन कौन सी समस्याएं? मुख्य रूप से प्रदूषण की समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैव विविधता का ह्रास होता है और जलवायु में अनवांटेड चेंजिंग आ रहा है। तो ये सभी समस्याएं जो है ना, व्यापक समस्याएं हैं। ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही है कब? जबकि हम लालची हो रहे हैं तब, जबकि हम प्राकृतिक पर्यावरण का पुरजोर दोहन कर रहे हैं तब। तो ऐसा अपने को करना नहीं है। जितनी आवश्यकताएं हैं बस उतनी ही आवश्यकताएं की पूर्ति करने के लिए हम चीज़ों को निकालें और फिर प्राकृतिक पर्यावरण को में जो क्षति हुई उसकी भरपाई भी करने का हम लोग कोशिश करें। तो एक बैलेंस बना रहेगा, अन्यथा अनबैलेंस हो जाएगा और अनबैलेंस होने से सभी जीव जंतु खतरे में आ जाएंगे। इन चीज़ों को तो आप समझ ही रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों चलिए, आज का अपना टॉपिक जो है वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है और अपना टॉपिक है आज का प्रदूषण। तो आप इसको थोड़ा सा समझिए कि ये है क्या चीज़, प्रदूषण आखिर है क्या चीज़। तो प्यारे दोस्तों देखिए, पर्यावरण का जो गुण है, पर्यावरण है और उसका जो गुण है भौतिक, रासायनिक, जैविक, तो तीनों गुणों में अगर यदि अवांछनीय परिवर्तन होता है और उससे जो चीज़ें बनती है, जो घटनाएं उत्पन्न होती है, उसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। और जो कारक या जो तत्व प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं उसे हम प्रदूषक कहते हैं। इन चीज़ों को आपने समझ लिया। तो देखिए प्यारे दोस्तों, कैसा चेंजिंग, किस प्रकार का चेंजिंग होता है, भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में किस प्रकार का चेंजिंग होता है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, अब मैं आपको उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर हमने प्रदूषक को दो भागों में बांटा है। एक प्राकृतिक प्रदूषक और दूसरा कृत्रिम या मानवजन्य प्रदूषक। तो अब दोनों के बारे में समझेंगे। तो प्यारे दोस्तों देखिए, कभी कभी तो नेचर जो है खुद से ही चीज़ों को गंदा करने लगता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि ज्वालामुखी राख और ज्वालामुखी धूल, ये सभी चीज़ें क्या, देखिए प्यारे दोस्तों, कहीं पर ज्वालामुखी के उद्गार हुए तो उससे क्या क्या निकला प्यारे दोस्तों, आपको तो मालूम है। धूल कण बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, गैसें, अनवांटेड गैसें जो कि अपने को नहीं चाहिए, वो सभी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन उस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो क्या कहलाएंगी, वो जो चीज़ें जो अपने को नहीं चाहिए वो निकल रही हैं और ऑटोमेटिक निकल रही हैं, अपना कोई उस पर नियंत्रण नहीं है, वो चीज़ें प्राकृतिक प्रदूषक के अंतर्गत आ जाएंगी। उसी तरह भूकंपीय घटनाओं से उत्पन्न होने वाले धरातलीय परिवर्तन से उत्पन्न तत्व, ये भी उसके बाद बाढ़, सूखा, मृदा अपरदन, ये सभी चीज़ें क्या है प्यारे दोस्तों, ये सभी चीज़ें प्राकृतिक प्रदूषक के कैटेगरी में आएगा। प्रकृति खुद से ही
अनवांटेड चीज़ों को, अवांछनीय चीज़ों को, अवांछनीय तत्वों को, अवांछनीय कारकों को पर्यावरण में मिश्रित कर रही हैं। एक तो उधर से चीज़ें गंदी हो रही है, दूसरा हम भी कम जिम्मेवार नहीं हैं, और सबसे ज़्यादा जिम्मेवार तो हम लोग हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? कृत्रिम प्रदूषक को उत्पन्न कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? मानवजन्य, मतलब मानव खुद से उसे उत्पन्न कर रहा है। जैसी आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसी घरेलू कचरा, इसका हम लोग प्रॉपर कुछ सही जगह पे इसे हम फेंक नहीं रहे हैं। घरेलू कचरा से भी हम गैस को बना सकते हैं, बिजली को बना सकते हैं। ऐसी ऐसी तकनीक विकसित हो गई है, लेकिन हम तो वैसा करेंगे नहीं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? औद्योगिक जो अपशिष्ट है उसे खुले में फेंक रहे हैं। कर क्या रहे हैं? वाहित मलमूत्र बहा दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? कृषि बहिस्राव, कृषि से जो चीज़ें उत्पन्न होती है अवांछनीय, उसे हम बेकार फेंक रहे हैं। उसके बाद खनन अपशिष्ट, जो खनन से जो अपशिष्ट निकल रहा है उसे हम खुले में छोड़ रहे हैं। नगर पालिका, नगर निगम अपशिष्ट, उसके बाद मेडिकल अपशिष्ट, उसके बाद रेडियोधर्मी अपशिष्ट। ये सभी क्या है प्यारे दोस्तों? ये सभी वैसे प्रदूषक हैं जो मानव के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं, कृत्रिम है। एक तो नेचर ने गंदा फैला के ही रखा है और हम भी फैला रहे हैं। नेचर जितना नहीं फैला रहा है उससे ज़्यादा तो ह्यूमन बीइंग फैला रहा है। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो अपने को बहुत बुरा ही मिलेगा, बिल्कुल भी रिवर्स रिजल्ट मिलने वाला है। और प्यारे दोस्तों एक बात, तो ये तो आपने समझा कि पॉल्यूटेंट क्या है, प्रदूषक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो आपका प्रदूषण है यह कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के प्रदूषक होने के आधार पर जो पर्यावरण का विभिन्न घटक, कौन कौन से घटक प्यारे दोस्तों? या तो जैविक घटक या तो अजैविक घटक। और अगर कि आप इसे विस्तार से समझें तो वायुमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, ये सभी चीजें कैसे कैसे दूषित होती है, ये सभी चीजें भी दूषित होती है। मैंने पिछले सेशन में आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बताया था कि स्थल मंडल जो है, हम स्थल मंडल को भी एक पर्यावरण के रूप में मान सकते हैं, वायुमंडल को भी, जल मंडल को भी पर्यावरण के रूप में मान सकते हैं। और जब हम जैव मंडल की बात करेंगे तो उसमें ये तीनों चीज़ें आएंगी। पिछले के वीडियो सेशन को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इस आधार पर हमने खास करके ऐसे ज़्यादातर शिक्षक लोग इतना डिटेल में चीज़ों को नहीं बताते, लेकिन मैं आपको 9 प्रकार का प्रदूषण के बारे में जरूर बताऊंगा। कौन कौन सा प्यारे दोस्तों? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, धातु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ताप प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण और जैव प्रदूषण। तो मैं 9 प्रकार के प्रदूषण के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आज हम लोग सिर्फ वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों चलिए अब वास्तव में आपका वीडियो सेशन आरंभ हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, इसके अंतर्गत मैंने 3 चीज़ों को आपको समझाने का कोशिश किया है कि यह जो वायु प्रदूषण है
इसका कारण क्या है और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका प्रभाव क्या है और इससे बचाव क्या है, इससे क्या उपाय है कि हम इससे बच सकते हैं। तो ये 3 बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और बहुत ये टॉपिक प्यारे दोस्तों बहुत व्यापक है और यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। कोई सा भी आप एग्जामिनेशन का पेपर उठा के देख लो, प्रश्न जरूर बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कारण का, कि एयर पॉल्यूशन का कारण क्या है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है। तो प्यारे दोस्तों देखिए कारण क्या है, जंगलों की अंधाधुंध कटाई। हम जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, उससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036% है और पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने वाला फैक्ट्री तो जंगल ही है, वृक्ष ही है और हम जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। अगला पॉइंट प्यारे दोस्तों, जंगलों में लगने वाली आग। जो जंगलों में आग लगती है तो जंगल तो समाप्त हो ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं तो बढ़ ही रही है, साथ साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड की भी मात्रा बढ़ती है। आपको प्यारे दोस्तों ये बात मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब आग लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और जब बहुत भयंकर आग लगा हो तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होने लगता है। तो जंगलों में आग लगने वाली आग वायु प्रदूषण के लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार है। चलिए प्यारे दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है ना प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया, इससे सल्फर ऑक्साइड गैसें निकलती है, बहुत ही जहरीली गैस होती है, बहुत खराब गैस होती है। तो धूलकण भी निकलता है, अनवांटेड जल वाष्प भी निकलता है, बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें जो हमें नहीं चाहिए वो निकलती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। अगला प्यारे दोस्तों, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। जब कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है मतलब सड़ता है, तो उससे क्या निकलता है प्यारे दोस्तों, मीथेन गैस निकलता है। ये सभी जबरदस्त जीके है प्यारे दोस्तों, मीथेन गैस निकलता है और मीथेन गैस कितना खतरनाक है, कितना जहरीला है, ये आपको बताने की कोई आवश्यकता मैं नहीं महसूस कर रहा हूँ। आप खुद जान रहे हैं कि मीथेन गैस कितना जहरीला है। तो कार्बनिक पदार्थों का जब अपघटन होता है तो मीथेन गैस निकलता है और वायु प्रदूषण का यह बहुत बड़ा कारण है। चलिए प्यारे दोस्तों, कृषि कार्य की दलदली भूमि। ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछे गए प्यारे दोस्तों। जब कृषि कार्य जहां पर होता है और वो जो दलदली भूमि होती है, उस दलदली भूमि से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इसको आपको याद रखना, ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है कि कृषि कार्य की दलदली भूमि से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, ये भी कारण है। और उद्योगों वाहनों से निकलने वाली धुआं, इसके बारे में तो कहा ही नहीं जाए, कितना बड़ा यह वायु प्रदूषण का कारक है। उद्योगों वाहनों से निकलने वाली धुआं, क्या क्या निकलता है, तो वाहनों से निकलने वाले धुआं में शीशा भी होता है प्यारे दोस्तों। उद्योगों से भी निकलने वाली धुआं में कुछ हद तक शीशा की मात्राएं पाई जाती है। उसके बाद प्यारे दोस्तों,
कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, सल्फर ऑक्साइड भी निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी निकलती है। इतनी इतनी ये जो धुआं जो है, जो उद्योगों से, वाहनों से जो धुआं है, उसमें इतनी खतरनाक गैसें निकलती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के तो बारे में आप जान ही रहे प्यारे दोस्तों, ओजोन परत को तहस नहस करके रखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने। ये सभी उद्योगों, वाहनों से निकलने वाली धुआं में पाया जाता है। चलिए प्यारे दोस्तों, और कुछ कारण क्या क्या हैं? खनन कार्य में विस्फोटक के रूप में रासायनिक पदार्थों का उपयोग। जब हम खनन कार्य करते हैं तो अंदर में बहुत बड़े बड़े चट्टान को तोड़ने के लिए हम विस्फोटक का प्रयोग करते हैं, और उस विस्फोटक से जो रासायनिक का हम उपयोग करते हैं, वो जो विस्फोटक ऐसे तो नहीं होगा विस्फोट, तो उसमें जो रासायनिक का उपयोग करते हैं, जो रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, उससे जो धुआं निकलता है वो बहुत खतरनाक होता है। और खनन कार्य में तो धुआं तो निकलता ही है, विस्फोटक के रूप में जब हम करते हैं तो धुआं तो निकलता ही है, और धूल कण भी बहुत ज़्यादा निकलता है प्यारे दोस्तों खनन कार्य में। तो ये सभी क्या है प्यारे दोस्तों? ये सभी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेवार तत्व है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, गैस रिसाव की घटनाएं। कहीं पर जब गैस रिसाव की घटनाएं होती है, कोई केमिकल का प्लांट है बहुत बड़ा, और वहाँ पर गैस रिसाव की घटनाएं हो गई, जो गैस अपने को वायुमंडल में नहीं चाहिए या उसकी मात्रा बहुत कम है, वो अचानक से उस गैस का रिसाव हो गया और वायुमंडल में वो गैसें मिल गई, वायुमंडल जहरीला हो गया। ऐसी एक घटनाएं हुई थी भोपाल में, शायद 1981 का शायद वो वर्ष था। तो वहाँ पर क्या हुआ था प्यारे दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड की एक फैक्ट्री थी, उसमें गैस रिसाव की घटनाएं हुई थी। 20-22 हजार लोग मर गए थे। आप लोगों को वो घटनाएं याद होंगी। और अभी भी जो उससे इफेक्टेड लोग हैं वो या तो अपंग हैं, या तो जो अपंग हैं उसके बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। तो गैस रिसाव की घटनाएं ये भी बहुत बड़ा कारण है। अगला प्यारे दोस्तों, कृषि कार्य में कीटनाशक का उपयोग। हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं कृषि कार्य में। तो जब हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो कीटनाशक की वो जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो भी तो वातावरण में जाती है, मिलती है, और वायुमंडल में वो मिलकर वायुमंडल को दूषित कर देती हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में रसोई घरों से निकलने वाली धुआं, इसके बारे में भी आप लोग सभी भली भांति जानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो चूल्हा होता है उसमें हम गोईठा का उपयोग करते हैं, जिसे हम उपला भी कहते हैं। लकड़ी का उपयोग करते हैं जलावन के रूप में। फिर भूसी का भी उपयोग करते हैं। फिर अरहर का डंठल का उपयोग करते हैं। किरासन तेल का भी उपयोग करते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है प्यारे दोस्तों, इससे जो धुआं निकलता है वह जहरीला होता है और वह वायु प्रदूषण का कारण बनता है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, कुछ कुछ चीज़ों को तो आप रोक भी नहीं सकते। जैसे पशुओं की जो जुगाली होती है ना, जो घरेलू जानवर, कोई सा भी जो भी जानवर जुगाली करता है भोजन को पचाने के लिए, आपको तो मालूम है गाय बहुत ज़्यादा खा लेगी और फिर बाद में वो मुंह में लाएगी, फिर उसको जुगाली करेगी। तो बहुत सारे पशु ऐसा करते हैं, जुगाली करते हैं। तो उसके जुगाली से भी
मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। इसे हम रोक भी नहीं सकते प्यार दोस्तों। तो आपको ये बहुत जबरदस्त वाला जीके मैंने समझाया। पशुओं की जुगाली से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। चलिए प्यार दोस्तों, और अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ एक पॉइंट आपको नोट करने वाली है। देखिए प्यार दोस्तों, सर्वाधिक प्रदूषक का बात आए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब सबसे ज्यादा जहरीला गैस मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जहरीला गैस आप नहीं कह सकते, लेकिन सर्वाधिक प्रदूषक का तमगा कार्बन मोनोऑक्साइड में लगा हुआ है। लेकिन वैश्विक तापमान को बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार है। जब वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का बात होगा। लेकिन सर्वाधिक प्रदूषक की जहाँ तक बात आएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जिक्र होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, ये तो कारण था, और इस कारण से क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में भी अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहला कि हरित गृह प्रभाव में वृद्धि, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। हरित गृह गैसों का उत्सर्जन जब होगा तो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि तो अवश्य होगी, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा हरित गृह गैस कौन कौन सी कहलाती है? तो प्यारे दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ भी उसे सूचीबद्ध किया हुआ है। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी हरित गृह गैस के कैटेगरी में आती है। चलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट को, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होने के कारण भूमंडलीय ऊष्मन की समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कौन है प्यारे दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने यहाँ भी बताया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड भूमंडलीय ऊष्मन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार गैस हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, तो जब भूमंडलीय ऊष्मन होता है तो क्या होता है? जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों देखिए, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। जो पृथ्वी का औसत तापमान है उसमें वृद्धि हो जाती है। उसके बाद प्यारे दोस्तों देखिए क्या क्या होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण चक्रवाती वर्षा बहुत ज़्यादा होने लगता है और जान माल की हानि होने लगती है। अब चलिए प्यारे दोस्तों, कुछ और चीज़ों को देखते हैं क्या क्या इसका इफेक्ट होता है। ओजोन क्षरण आपको तो मालूम है कि सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को ओजोन गैस सोख लेता है, और वो ओजोन गैस कहाँ पर पाया जाता है प्यारे दोस्तों? ओजोन मंडल में पाया जाता है। तो उस ओजोन मंडल का क्षरण हो रहा है, ओजोन गैस की मात्रा में कमी हो रही है। क्यों? उसके लिए कौन सबसे ज्यादा जिम्मेवार है प्यारे दोस्तों? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जब ओजोन क्षरण होता है, ओजोन मंडल में जब ह्रास हो रहा है, और प्यारे दोस्तों ओजोन क्षरण के लिए जो जेट यान जाता है ना यहाँ से, तो जेट यान से जो गैसें निकलती है वो भी कम जिम्मेवार नहीं है। तो ओजोन क्षरण से क्या क्या समस्याएं होती है? त्वचा कैंसर होता है प्यारे दोस्तों, चर्म कैंसर जिसे बोलते हैं, ये ओजोन क्षरण का इफेक्ट है।
आँख व त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, बीमारियां होती है। आँख और त्वचा से संबंधित बीमारियां होती है और अन्य भी बहुतों गंभीर बीमारियां होती है ओजोन क्षरण होने के बाद। उसके बाद और ओजोन क्षरण होने से भूमंडलीय ऊष्मन की समस्याएं उत्पन्न होती है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैव विविधता का ह्रास भी होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी ह्रास होता है। ये सभी ओजोन क्षरण का इफेक्ट है। देखिए कितना खतरनाक इफेक्ट। और सबसे जिम्मेवार क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे देखते हैं। और अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का जो होता है उसका इफेक्ट है अम्लीय वर्षा। तो प्यारे दोस्तों अम्लीय वर्षा क्या है प्यारे दोस्तों? तो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें हैं वह बादल में घुल मिल जाती हैं और वह जब वर्षा के साथ, बारिश की बूंदों के साथ जमीन पर गिरता है तो वही अम्लीय वर्षा कहलाता है। और अम्लीय वर्षा से बहुत नुकसान है प्यारे दोस्तों। क्या क्या नुकसान है देखिएगा। मृदा उर्वरता में कमी, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसमें कमी हो रही है अम्लीय वर्षा के कारण। उसके बाद जलीय पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव, तो ये भी इसका इफेक्ट है। मतलब प्यारे दोस्तों देखिए अम्लीय वर्षा होगी तो अब तालाब है उसमें अम्लीय वर्षा हो गई तो क्या होगा, उसमें जो मछलियां हैं, जो जीव जंतु हैं, तो उस पानी में सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल गया और वो उसे नहीं चाहिए। उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, लेकिन उस पानी में सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल गया। अब उस जीव जंतु को दिक्कत होने लगी। तो अब आगे प्यारे दोस्तों देखिए जैव विविधता का ह्रास अम्लीय वर्षा का कारण का इफेक्ट है। ऐतिहासिक इमारतों में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्षरण, जो ऐतिहासिक इमारत है उसका जो रासायनिक केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंजिंग हो जाता है, जिसके कारण से उसमें ह्रास होने लगता है, क्षरण होने लगता है। जैसे ताजमहल का सबसे अच्छा उदाहरण है कि ताजमहल का रंग जो पहले बिल्कुल वाइट था अब धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। कारण क्या है प्यारे दोस्तों? अम्लीय वर्षा इसका मुख्य कारण है। और अम्लीय वर्षा मुख्य कारण नहीं, अम्लीय वर्षा ही कारण है कि जो संगमरमर है, ताजमहल जिस संगमरमर से बना हुआ है उसका केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग आ रहा है, जिसके कारण से वह अपने रंग को बदल रहा है। प्यारे दोस्तों चलिए अब बचाव को देखते हैं, क्या उपाय हैं। वायु प्रदूषण के क्या उपाय हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहली बात कि हम लोग जैविक सूचकांक का प्रयोग करना चाहिए हम लोगों को। और कौन सा जैविक सूचकांक प्यारे दोस्तों? तो देखिए लाइकेन, वायुमंडलीय जैविक सूचकांक का प्रयोग करना चाहिए जो लाइकेन है। और लाइकेन किससे बनता है प्यारे दोस्तों? कवक और शैवाल से। तो ये एक्चुअली बचाव नहीं है, इससे पता चलेगा कि वायुमंडल में, वायु में कितना ज़्यादा प्रदूषण है, इससे अपने को ये पता चलेगा। चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोग। तो बात करते हैं कि और एक सूचकांक है प्यारे दोस्तों, आधुनिक सूचकांक है वायु गुणवत्ता सूचकांक का उपयोग। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के उपयोग से भी अपने को मालूम चल सकता है कि हवा कितना गंदी हो गई है।
तो उसको भी हम लोग कंट्रोल करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अब देखिए वास्तव में क्या क्या बचाव है। वृक्ष लगाना, जंगल लगाना, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। आप बहुतायत की मात्रा में वृक्षारोपण करें, जंगल लगाएं, तो यह सबसे अच्छा बचाव है। क्यों? क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा में कंट्रोल कर सकते हैं। जो ये मोनोऑक्साइड, आज जंगल में जो आग लगने से मोनोऑक्साइड निकल रहा है, उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, एक बात, वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर जोर दिया जाए। जो वैकल्पिक ईंधन है, जैसे ईंधन का मतलब प्यारे दोस्तों जलावन, ईंधन का मतलब प्यारे दोस्तों गाड़ियों में भरने वाला पेट्रोल डीजल, ईंधन का मतलब दोस्तों फैक्ट्रियों में जो भी ईंधन का उपयोग होता है। तो हम वैकल्पिक ईंधन पर जोर दें, जिससे कि धुआं की मात्रा कम उत्सर्जित हो सके। जैसे चूल्हे में खाना बनता है, उसके बदले में हम उसे गैस सिलेंडर दे सकते हैं। उससे क्या होगा प्यारे दोस्तों, धुआं का उत्सर्जन कम हो जाएगा। जैसे गाड़ियाँ चलती है, वहाँ पर भी जो डीजल का उपयोग होता है, पेट्रोल का उपयोग होता है, वहाँ पर भी हम सीएनजी का उपयोग कर सकते हैं, गैस का उपयोग, मतलब कुछ वैसा ईंधन जिससे कि धुआं कम उत्सर्जित हो। ये भी बहुत बड़ा बचाव होगा, उपाय होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, और वाहन संबंधी कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाना। जो वाहन संबंधी कानून है कि नहीं भाई, जैसे अभी एक आया हुआ है BS4, ये एक तकनीक है प्यारे दोस्तों, जिससे कि वाहन में पॉल्यूशन की मात्रा को कम किया जा सके। तो इसका सख्ती से पालन कराया जाना। BS4, अभी फिर BS6 भी आने वाला है। तो इन सभी चीज़ों का उपयोग कराया जाना वाहन में। उसके बाद क्या प्यारे दोस्तों, जितने भी वाहन संबंधी कानून हैं, कि किसी गाड़ी में आप देखिएगा बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, लेकिन वैसा नियम नहीं है, उसका भी एक मात्रा है कितना धुआं निकलना चाहिए। एक गाड़ी कितना ज़्यादा वायुमंडल को गंदा करेगा, कितना ज़्यादा वो गंदा करने की क्षमता रखता है, कितना ज़्यादा वो गंदा करेगा, इसके लिए भी कानून है, एक प्रॉपर मापदंड है, उसका पालन सख्ती से कराया जाना चाहिए। धुआं निकल रहा है तो आप गाड़ी को ठीक करवाओ, ज़्यादा धुआं निकल रहा है, आपका इंजन खराब है तो गाड़ी को बदलो, लेकिन उसका उपयोग करके हम वायुमंडल को गंदा नहीं कर सकते। तो इसको कौन ठीक ठाक करेगा? जो सिस्टम है वो ठीक ठाक करेगा। इसकी देखभाल वो सिस्टम कर सकता है, हम आप नहीं कर सकते हैं। हम आप अगर किसी गाड़ी वाले को रोक लेंगे और बोलेंगे भाई आपके गाड़ी से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, गाड़ी को बंद करो, तो क्या हो जाएगा? उल्टे मार खाओ। तो ये सभी सिस्टम का काम है, उसे करने चाहिए। धुआं उगलने वाले उद्योग को आबादी से बाहर स्थापित किया जाना चाहिए। जितने भी धुआं उगलने वाले उद्योग हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ईंट का भट्टा ही है, तो ईंट का जो भट्टा है उसे हम आबादी के आसपास में नहीं रखें, उसे बिल्कुल भी आबादी से बहुत दूर। तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, कम से कम आबादी उससे इफेक्टेड नहीं होगी। इफेक्टेड तो होगी ही होगी, लेकिन थोड़ा कम होगी। और जितने भी NTPC ये सभी चीज़ें हैं जो कोयला से चलती हैं, इनको शहर से बाहर, आबादी से बाहर स्थापित किए जाने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, लगभग हमने वायु प्रदूषण के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से आज चर्चा किया है, और अगला वीडियो सेशन अपना रहेगा जल
प्रदूषण के बारे में। और ये चैप्टर तो 15वां ही रहेगा। और 15 नंबर चैप्टर प्यारे दोस्तों पर्यावरण का है। तो पर्यावरण के ही संबंधित हम चीज़ों को देख रहे हैं। ये भाग 2 था और जल वाला भाग रहेगा भाग 3 रहेगा। तो इसे भी आपको देखना है, सभी भागों को देखना है। झारखंड का भूगोल बिल्कुल भी अंतिम अवस्था में है। जितने भी वीडियो सेशन अपलोड हुए हैं सभी को आपको देखना है, बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझना है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञान की बातें समझ में आई होंगी। कुछ अवगुणों को आप लोग ज़रूर भूलिए। चीज़ों को समझना है तो भूलना ही पड़ेगा, किसी में कुछ मेरिट है तो कोई डिमेरिट भी है। तो प्यारे दोस्तों चलिए, जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ज़रूर सफल हूँ, अपने ईश्वर से बारंबार तो प्रार्थना करता हूँ। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।